यहाँ तक कि व्यक्ति को अपना फ़ोन नंबर भी बिना एआई की सहायता के या बिना टेक्नोलॉजी की सहायता के प्राप्त कर पाना संभव है। युद्ध चल रहा है और युद्ध के समय में राष्ट्रपति का फेक वीडियो यदि सैनिकों को ये प्राप्त होता है कि आत्मसमर्पण कर दो, आगे गुजार रहा है कि जब उसको स्क्रीन नहीं प्राप्त होती है तो उस समय में व्यक्ति की नींद चली गई है, उसका स्वास्थ्य चला गया है। डिजिटल बर्नआउट के कारण लोगों को हार्ट की तकलीफें हो रही है। एआई और ह्यूमन माइंड। आजकल एआई बहुत चर्चा में है। एआई से ह्यूमन माइंड पर क्या असर पड़ता है, आज इसी टॉपिक को लेकर हम आपके बीच आए हैं। आज हम डॉक्टर चिन्मय पांड्या से बातचीत करेंगे कि एआई और ह्यूमन माइंड ये दोनों में क्या अंतर है या इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह एआई आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, तो एआई के जितने फंक्शन, जितनी टेक्नोलॉजी है, वो ह्यूमन माइंड पर कितना इफेक्ट कर रही है? प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, पर समझना ये ज़रूरी है कि जब हम लोग कॉग्निशन की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, तो कॉग्निशन क्या है और मेमोरी क्या है। तो सही अर्थों में जिसको हम लोगों ने मेमोरी कहा, याददाश्त कहा, स्मरण क्षमता कहा, वो कॉग्निशन का ही हिस्सा है। क्योंकि कॉग्निशन में अकेला कॉग्निशन नहीं है, कॉग्निशन में सेंसरी परसेप्शन है, कॉग्निशन के अंदर अटेंशन है। आप किसी चीज़ को सुनते हो, देखते हो, समझते हो, और जब आप उसे परसीव करते हो तब उसकी ओर अटेंशन जाता है। अटेंशन जितनी बार जाएगा उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। लर्निंग होगी तो व्यक्ति रीजनिंग कर पाएगा, ये करना था, ये नहीं करना था, और उसके आधार पर हमारे अंदर दो चीज़ें विकसित होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एक को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता और किसी डिसीजन को लेने की क्षमता, ये सब मिलाकर के जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कॉग्निशन कह करके पुकारते हैं। हिंदी में कुछ लोगों ने बोध कहा, कुछ लोगों ने उसकी समझने की क्षमता कहा, पर कुल मिलाकर के जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं ये मिल कर के कॉग्निशन है। और उसका एक हिस्सा मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी में हम किसी इन्फॉर्मेशन को इनकोड भी कर रहे हैं, उसको स्टोर भी कर रहे हैं और रिट्रीव भी कर रहे हैं। याद रखने का अर्थ क्या है? याद रखने का अर्थ है कि व्यक्ति उसको अपने मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर कहीं पर सुरक्षित रख पाए और ज़रूरत पड़ने पर उसको दोबारा से निकाल पाए। जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर रखा, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने रखा कहाँ है उस डॉक्यूमेंट को। यदि यही नहीं पता होगा कि किस ड्राइव के अंदर सुरक्षित है, तो उसको सही समय पर निकालना जो है लगभग असंभव हो जाएगा। तो वो डेटा तो इनको सेव होगा, स्टोर होगा, पर उस डेटा को रिट्रीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जिसको हम लोगों ने कॉग्निशन कहा, वो एक तरीके से पूरा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मेमोरी भी आती है। प्रश्न उठता है कि एआई के आ जाने के बाद क्या हमारे कॉग्निशन पर, मेमोरी पर असर पड़ रहा है? तो निश्चित रूप से पड़ रहा है, और दोनों ही तरह के पड़ रहे हैं। जैसा भगवान ने गीता में कहा कि धूमेना वहति अग्नि यथा दर्शो मलेन च। जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धुआं है, जहाँ शुभ है वहाँ अशुभ है, जहाँ सूरज है वहाँ पर छाया है, जहाँ उतार है वहाँ चढ़ाव है। जीवन के दोनों ही पक्ष हैं, और निश्चित रूप से एआई के आ जाने के बाद से कुछ चीज़ें तो बेहतर हैं। वैज्ञानिक भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन। कॉग्निशन का ऑगमेंटेशन हो गया। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग सोच करके देखें, जो लोग अ, लगभग मिडिल एजेड हैं वो इस बात को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनने लगभग दोनों दुनियाओं को देखा। और यदि वो स्मरण करके देखें तो लगभग 30 साल पहले, 40 साल पहले आपको आपके मन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना पड़ता था। कम से कम 20 या 25 लोगों के फ़ोन नंबर सुरक्षित रखने पड़ते थे। आपको याद रखना पड़ता था कि आपको जाना कहाँ है, आपको याद रखना पड़ता था कि उस जगह का नक्शा कैसा है, आपको याद रखना पड़ता था कि वहाँ का पता क्या है, आपको याद रखना पड़ता था कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो यदि आप याद न रखें तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को चला पाना लगभग असंभव हो जाता था। बैंक में पहुंच गए, आपको अकाउंट नंबर पता नहीं है, डॉक्टर के पास पहुंच गए, आपको नंबर पता नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि लास्ट आपका टेस्ट कब हुआ था। बहुत सारी चीज़ें जो पहले के समय में
यदि आपने स्मरण में नहीं रखी हैं तो आपके लिए आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कर पाना लगभग असंभव था। वो काम अब एआई के माध्यम से, या यूं कह लें कि हमारे कंप्यूटिंग क्षमता के माध्यम से कर पाना सहज हो गया है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन। उससे हमारी क्या स्मरण क्षमता और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, बेहतर हो गई। पर उसी के कारण समस्या ये आई है कि अब चूंकि हम सारी चीज़ों के लिए उसी पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो हमारे मस्तिष्क की धीरे धीरे करके वो क्षमता कुंद होती चली जा रही है, जिस पर हमारा एसेंशियल सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता था। तो हमारी जो निर्भरता है वो पूरी तरह से एआई के ऊपर होती चली जा रही है। यहाँ तक कि व्यक्ति को अपना फ़ोन नंबर भी बिना एआई के सहायता के या बिना टेक्नोलॉजी के सहायता के प्राप्त कर पाना संभव है। और जितना ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ रही है, उतना ही हमारा अटेंशन स्पैन कम होता चला जा रहा है, क्योंकि उतना ही हम लोग इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से प्रोसेस कर पाने की स्थिति में नहीं है। उतना ही ज़्यादा हम लोगों का धैर्य कम होता चला जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इंसान को कहीं पर ये फूल कर दिया है कि जितने तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन हम लोगों को उपलब्ध होती है, उतनी ही तेज़ी के साथ ज़िंदगी में भी उपलब्ध हो सकती है। और ऐसा होता नहीं। ज़िंदगी में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको लंबे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, हर से गुजरना पड़ता है। पर चूंकि टेक्नोलॉजी ने महसूस करा दिया कि आपको इन्फॉर्मेशन तेज़ी से मिल जाएगी, डेटा तेज़ी से मिल जाएगा, तो मन को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की हर चीज़ को इतनी ही तेज़ी से प्राप्त किया जा सकता है। और एक बड़ा दुष्प्रभाव उसमें जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में और आध्यात्मिक उन्नति में आता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक संतोष ये क्या है, लंबी यात्रा के परिणाम है। कहीं पर उल्लेख आता है कि जब भगवान बुद्ध ने संकल्प किया कि उनको बुद्धत्व के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं करना है, तो उसके बाद 30 जन्मों की यात्रा हुई। तो जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 30 जन्मों की यात्रा से गुजरना है, कहीं पर शास्त्र कहते हैं कि बैकुंठ का दरवाजा एक युग में एक बार खुलता है। कहीं पर उल्लेख आता है कि हजारों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य के जीवन में मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, इस तरह की संभावना का उदय होता है। और टेक्नोलॉजी ये भ्रम पैदा कर रही है कि इस कार्य को आप तुरंत कर सकते हो। तो व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जितनी तेज़ी से कंप्यूटर डेटा को रिट्रीव करता है, उतनी तेज़ी से हम लोग बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते हैं, उतनी ही तेज़ी से हमारे जीवन का परिष्कार नहीं होता। पूज्य गुरुदेव की जीवन की यात्रा को उठा करके देखें, 4 महापुरुषों के जीवन की यात्रा को घटित करने के बाद ये वाला जीवन है, और हर में वो अपने जीवन के शिखर पर हैं। उसके बाद भी इस जीवन में उनको उसी यात्रा से पुनः गुजरना पड़ता है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव की परीक्षा बार बार देनी पड़ती है, अपनी आध्यात्मिक पात्रता की परीक्षा बार बार देनी पड़ती है। तो जब महापुरुषों को गुजरना पड़ता है, अवतारों को गुजरना पड़ता है, भगवान स्वयं धरती पर आते हैं, तो क्या संसार की परीक्षाओं से नहीं गुजरते। वो भ्रम व्यक्ति को पैदा हो जाता है जो नहीं होने की आवश्यकता है। तो आत्मिक संतोष, आध्यात्मिक उन्नति, दोनों से ये जो डेवलपमेंट है वो हमें दूर ले जा रहा है। और इसलिए व्यक्ति को क्या है, वो ये जानने की आवश्यकता पहले की तुलना में और भी ज़्यादा हो गई कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यदि मुझे अपने अस्तित्व का, अपने अस्तित्व के उद्देश्य का, अपने अस्तित्व के अभिप्राय का न भान है न बोध है, तो मैं भ्रम, भ्रांति, भ्रूल के अलावा और कुछ, भटकाव के अलावा और कुछ एकत्रित करूँगा नहीं। वो जानना और ज़रूरी हो गया है। एआई जेंडर इक्वालिटी और स्वास्थ्य को किस तरह से समझता है? बहुत ज़्यादा है। मतलब यदि हम लोग उठा करके देखें कि यदि आज की तारीख में जो वर्चुअल रिलेशनशिप्स हैं या डीप फेक है, इनके परिणाम क्या है, तो इनके परिणाम सामाजिक तो हमारी आंखों के सामने है। पॉलिटिकल दृष्टि से जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, एक जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो रशिया यूक्रेन वॉर का है कि जब जेलेंस्की का डीप फेक वीडियो उसके सैनिकों के मध्य में फैला कि आत्मसमर्पण कर दो। तो इस तरह की घटनाएं जिनके इम्प्लीकेशंस और रिपरकशंस, जिनके परिणाम और दुष्परिणाम बहुत व्यापक हैं,
मतलब युद्ध चल रहा है और युद्ध के समय में राष्ट्रपति का फेक वीडियो यदि सैनिकों को ये प्राप्त होता है कि आत्मसमर्पण कर दो, तो उसका जो दुष्परिणाम होगा उसका हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो सामाजिक रिपरकशंस हैं, पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं और पर्सनल लाइफ में रिपरकशंस हैं। अमेरिका के फुटबॉलर जो कि नेशनल टीम के प्लेयर रहे, जब लोग उसको भ्रमित कर पाने में सफल हो पाए और उसने जो है अपना पैसा, अपनी सारी चीज़ें वर्चुअल ऐसी रिलेशनशिप को दे दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऑनलाइन रिलेशनशिप के अंदर उसने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, जो कि वो व्यक्ति, जो कि वो लड़की या जो भी कहा जाए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उसके प्रति वो अपनी भावनाओं को लगाने में, अपने पैसे को लगाने में लग गया। अभी थोड़े दिन पहले की हांगकांग की घटना है जहाँ पर ऐसी वीडियो कॉल को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन्म दिया कि व्यक्ति को लगा कि ये जो है हम लोग कॉरपोरेट मीटिंग में बैठे हैं और $25 मिलियन उस कंपनी के चले गए। तो जब इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं डीप फेक के माध्यम से, वर्चुअल रिलेशनशिप के माध्यम से घट रही हैं, तो जब बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, देशों के राष्ट्रपति हो रहे हैं, नेशनल टीम के प्लेयर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो रहे हैं, तो छोटे व्यक्ति के ऊपर तो खतरा और भी ज़्यादा है। और ऐसे समय में जागरूकता रखने की आवश्यकता और भी ज़्यादा है। किसी भी घटना में हम लोग तुरंत प्रभावित होने के बजाय पहले उसकी सत्यता को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सत्यता इसलिए भी जाननी ज़रूरी हो गई है क्योंकि अब किसी भी घटना का पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से समाचार एआई के माध्यम से आ रहे हैं। एआई हमें वो दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम लोग शांत, संयत, संतुलित होकर और संयमित होकर ये सोचने और जानने की कोशिश करें कि आखिर घटना की सत्यता क्या है। तो इसके जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। व्यक्ति न घटने वाली घटनाओं से परेशान है, उन घटनाओं को सोच करके परेशान है जो अभी हैं ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसके कारण व्यक्ति की मन की शांति जा रही है, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट आ रही है, उसके अंदर क्रोध आ रहा है, उसके अंदर अधीरता आ रही है, उसके अंदर उन चीज़ों को लेकर के परेशानी आ रही है जो वस्तुस्थिति में घटी ही नहीं। कल्पना की जगत में व्यक्ति परेशानी को लेकर के बैठा हुआ है और ऐसे समय में ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। शांति, संयम, संतुलन तो पहले ही आवश्यक थे, पर ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि सत्यता को हम किस आधार पर रखते हैं। पातंजलि ने जब घोषणा करी तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ों के आधार पर किसी चीज़ की सत्यता की घोषणा होती है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है। हमारी आँखों के सामने घटा तो प्रत्यक्ष है, अनुमान घटना घटी इसका हमने अनुमान लगाया, आगम किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। सही अर्थों में कहें तो कोर्ट भी इसी तरीके से किसी चीज़ के प्रमाण पर पहुंचता है कि या तो घटना किसी की आंखों के सामने घटी तो चश्मदीद गवाह है उसका पूछते हैं, या फिर किसी के हाथ में चाकू था और चाकू में खून लगा हुआ था, लेकर के भाग रहा था, पुलिस ने उसको देखा तो अनुमान लगाया कि शायद इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। या फिर तीसरा तरीका यह है कि किसी ने आकर के गवाही दी कि मैं वहाँ पर था और उसकी गवाही को कोर्ट सही मानती है, गलत मानती है, इस आधार पर उस प्रमाण को निश्चित करती है। कहीं पे आग लगी, हमने अपनी आंखों से देखा तो प्रत्यक्ष है, धुआं निकलते देखा तो अनुमान है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, फायर अलार्म बजा तो आगम है। ये 3 जो हैं वो प्रमाण के आधार हैं। एआई में तो ये तीनों ही नहीं घट रहे हैं। एआई में तो हम लोग सिर्फ उस चीज़ को प्रमाण मान करके बैठे हैं जो वस्तुस्थिति स्थिति में न तो प्रत्यक्ष है, न अनुमान है, न आगम है। तो हम लोग उस चीज़ को प्रमाण मान रहे हैं जिसका सही अर्थों में कोई धरातल ही नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति का सत्य के प्रति झुकाव और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इसके जो प्रभाव हैं वो तो हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हर दृष्टि से व्यक्ति परेशान है। सामाजिक दृष्टि से रिश्ते जा रहे हैं, भावनाओं की दृष्टि से व्यक्ति कुंठित होकर के जी रहा है, मन में व्यक्ति के मनोदशा जो है विकृत है, मनोभाव विकृत है और मन के अंदर उठने वाले विचार विकृत है। मैं बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा हूँ कि व्यक्ति को मानसिक रोग हो रहा है। हर व्यक्ति के मन के अंदर जितना ईर्ष्या, द्वेष, कुढ़न, अहंकार, अभिमान, चिंता, अवसाद ये आ गए हैं,
उतना तो व्यक्ति युद्ध के मैदान में नहीं देखता था। आदमी के मन के अंदर जितनी परेशानियां हैं वो इतनी ज़्यादा हैं और इतनी भयावह है कि एक एक व्यक्ति अपनी ही जिंदगी में तबाही के सरंजाम लेकर के बैठा है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारक ये जो तकनीकी का बहुत तेजी से विकास हुआ वो है। जितनी तेजी से विकास हुआ उतनी तेजी से मनुष्य का मन विकसित नहीं हो पाया। तो इसलिए उधर ध्यान देने की आवश्यकता पहले की तुलना में और भी ज़्यादा हो गई है। डिजिटल बर्नआउट क्या होता है? इसका बढ़ता असर लोगों पर क्या पड़ रहा है? क्योंकि आजकल हर कोई एआई के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बर्नआउट जो है आज के समय की बड़ी समस्या है। बर्नआउट का अर्थ क्या है? बर्नआउट का अर्थ ये है कि लोग जो है जितनी उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा अपेक्षाओं को और उससे ज़्यादा कार्यों को लेकर के बैठे हैं। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ कर पाना संभव है पर एक समय में कर पाना संभव नहीं है। वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्यों को लेकर के बैठ जाता है, या तो सामाजिक अपेक्षाओं के कारण या आर्थिक समस्याओं के कारण या पारिवारिक मजबूरियों के कारण या फिर समाज के चलते प्रवाह के कारण लेकर के बैठ जाता है। तो व्यक्ति आज बर्नआउट की समस्या से जूझ रहा है। और बर्नआउट की समस्या आज की नहीं है, पिछले 60-70 दशकों की है, 60-70 वर्षों की है और 6 से 7 दशकों की है। पर उसमें जो पिछले दशक की सबसे बड़ी समस्या है वो डिजिटल बर्नआउट की है। अब व्यक्ति क्या इतना समय स्क्रीन के आगे गुजार रहा है कि जब उसको स्क्रीन नहीं प्राप्त होती है तो उस समय में व्यक्ति की नींद चली गई है, उसका स्वास्थ्य चला गया है। डिजिटल बर्नआउट के कारण लोगों को हार्ट की तकलीफ़ें हो रही हैं। डिजिटल बर्नआउट के कारण लोगों को डेफिशिएंसीज हो रही हैं। डिजिटल बर्नआउट के कारण व्यक्ति भूख को भुला करके बैठा है, नींद को गंवा करके बैठा है, शरीर उसका कमज़ोर हो गया, मन कमज़ोर हो गया, भावनाएं कमज़ोर हो गई, परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रहे हैं, आपस का प्रेम है नहीं, विश्वास है नहीं। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास तभी संभव हो पाता है जब वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। जो ह्यूमन बेबीज़ हैं, हमारे बच्चे जो है वो आगे की तरफ विकास तभी कर पाते हैं जब उनको पूरा सामाजिक ढांचा एक साथ मिलता है। गुरुदेव ने कहा कि जो परिवार है वो समाज की प्रयोगशाला है। परिवार के अंदर यदि आप किसी चीज़ को विकसित कर पाते हैं तभी आप समाज के अंदर लॉन्च कर पाते हैं। जैसे नर्सरी होती है तो नर्सरी के अंदर जब आप पौधों को सुरक्षित रख पाते हैं तब आप उसे क्रॉप के रूप में एग्रीकल्चर में ले जा पाते हैं। आज के समय की समस्या क्या है? परिवारों में बच्चे के लिए ध्यान ही नहीं। बच्चे जो है पूरे समय मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं। उनका अपना विकास अवरुद्ध है, माता पिता का विकास अवरुद्ध है, माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, बच्चों का जो परिवार के प्रति पारिवारिक भाव है वो मोबाइल के माध्यम से मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे जितना समय उनको उनके विकास के लिए देना है उतना दे नहीं पाते हैं और उम्र आने से पहले ही अपने आप को वृद्ध अनुभव करते हैं। अभी जीवन की यात्रा शुरू नहीं हुई है वो पहले ही थकना शुरू हो गए। अभी उनकी लोग पहले जो है अपने आप को चुका हुआ या थका हुआ महसूस करते थे जब वो रिटायरमेंट की एज के बाद क्रॉस करते थे। आज तो अर्ली 30s में, अर्ली 40s में लोग जो है रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितनी ज़िंदगी जीनी थी लगभग वो हम जी चुके हैं। अब हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है। शरीर में से प्राण चला गया, मन में से ऊर्जा चली गई, अंदर से उमंग और उत्साह चला गया। ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनको अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। और एक बहुत बड़ा कारण उसका ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बुरा नहीं है पर जिस तरीके से हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से हम उसका सम्यक और सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें उस मनोस्थिति की ओर लेकर के जा रहा है जहाँ पर हमारे मन में न खुशी है, न अंदर से उमंग है, न उत्साह है। अंदर का उल्लास व्यक्ति भुला करके और गंवा करके बैठा है। मनुष्य के पास 3 तरह की मेमोरीज हैं। एक तो सेंसरी मेमोरी है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। और लॉन्ग टर्म में भी 2 तरह की मेमोरी है। एक मेमोरी तो वो है जिसको हमने कहा डेक्लेरेटिव, एक वो कहा जिसको कहा नॉन डेक्लेरेटिव। तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सेंसरी मेमोरी का मतलब है कि मैंने गर्म चीज़ को छुआ तो मेरे शरीर के अंदर वो कहीं मेमोरी थी कि गर्म चीज़ की ओर नहीं जाना है, और इसको छूऊंगा तो मेरे को हाथ में गर्म लगेगा, फफोला पड़ जाएगा, छाला पड़ जाएगा। ये एक सेंसरी मेमोरी है। यहाँ पर मैं हाथ डालूंगा तो मुझको जो है समस्या आ सकती, सेंसरी मेमोरी है। हमारे ब्रेन को उसको प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं। हमारा जो परसेप्शन है उसको पहले ही, हम आँख की तरफ हाथ ले जाएंगे उससे पहले हमारा हाथ खींच लेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो है जो लगभग हम 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं।
1 मिनट तक जिस चीज़ को होल्ड कर पाने की क्षमता है उसको हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी कह के पुकारा। उससे ज़्यादा की जितनी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी दो तरह की मेमोरीज हैं। एक तो फैक्ट्स और फिगर्स की है, 1857 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, इसको याद करने की क्षमता, भारत के ऋषियों का इतिहास क्या था, इस नदी का इतिहास क्या था, हरिद्वार का इतिहास क्या था। ये जो फैक्ट्स हैं, चाहे वो फैक्ट्स जगह के हों, स्थान के हों, देश के हों या मेरे अपने जीवन के हों, उनको याद करने के लिए जिस मेमोरी का इस्तेमाल हमारा ब्रेन करता है उसको हमने कहा डेक्लेरेटिव। और नॉन डेक्लेरेटिव का मतलब है जिसको आप फैक्ट्स के माध्यम से नहीं बता सकते पर आपको पता है इन व्यक्ति के साथ बात करते समय में ऐसा लगेगा, इस जगह पर गए तो इस जगह का वातावरण ऐसा था। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरी है, जो एक फैक्ट के रूप में नहीं है, एक अनुभव के रूप में हमारे जीवन में सुरक्षित है, वो नॉन डेक्लेरेटिव है। अब आज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि जब हम लोग इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल पाने का समय नहीं मिल पा रहा। उसके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और वो नोटिफिकेशन जब तक आप एक को प्रोसेस कर पाओ जब तक अगला आ जाता है। 1 मिनट के अंदर हजारों नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप किसी को ढंग से देख नहीं पाते और देखने से पहले जो है दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है। उसको न समझ पाने के कारण, न देख पाने के कारण, न महसूस कर पाने के कारण जो समस्याएं वो तो वैसे ही हैं, वो तो पहले ही जो है वो मनुष्य के जीवन में घटित हो रही हैं। यदि किसी संदेश को ढंग से पढ़ा नहीं, समझा नहीं और बिना पढ़े बिना समझे उसके ऊपर एक्ट कर दिया तो उसके जो दुष्परिणाम है वो तो एक जगह। पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि ब्रेन को ड्यू समय ही नहीं मिल पाया उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाने का। और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस यदि नहीं करते तो जो एरिया हमारे ब्रेन के निरंतर क्रम में यूज़ नहीं हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप को डीस्किल करने लग जाते हैं। उनकी वायरिंग कहीं और होने लग जाती है और उनकी वायरिंग नहीं होती है तो व्यक्ति जो है अपने आप को उनको न कर पाने की स्थिति में आ जाता है। हम खुद ही सोच के देखें, जिन चीज़ों को हम छोटे थे और बड़ी सहजता से कर लेते थे, आज एक लंबी अवधि गुजर जाने के कारण यदि हमने उनको नहीं किया तो हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे भावनाओं की जो मेमोरी उसके प्रति है वो अपने आप चली जाती है। तो एक जो बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि उसको न यूज़ कर पाने के कारण उसको करने के लिए हमारे व्यक्तित्व में जिन बटन्स को जागृत रहने की आवश्यकता थी वो सो गए। इसलिए उसको जब हम लोग डिमेंशिया में पेशेंट को कहते हैं तो बार बार उन चीज़ों को दोबारा से जगाने के लिए इसीलिए कहते हैं कि यदि वो यूज़ में रहेंगे तो फिर वो प्रभावी रहेंगे, जब आप यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे। एआई मानसिक स्वास्थ्य और समाज में क्या चेंजेस लेके आ रहा है? इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है? एक जो बड़ी समस्या आती है कि व्यक्ति क्या है आज सामाजिक दृष्टि से अपने आप को अकेला करके बैठा है। आज से 100-200 साल पहले भाव ये था कि पूरा गांव ही मेरा परिवार है। भारत ने तो वसुधैव कुटुंबकम की सोच दी कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। घटते घटते हुआ कि मेरा गांव मेरा परिवार है, घटते घटते हुआ कि गांव में भी मेरा घर ही मेरा परिवार है, बाकी के गांव से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर वो भी घट गया और ये हुआ उस घर में भी मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। जॉइंट फैमिलीज टूट गई और उसमें न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई। अब उसमें भी मैं सर्वोपरि हो गया हूँ, बाकी का परिवार कहीं पर भी जाए पर पहले मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए और मेरी इच्छा भी अभी ही होनी चाहिए, इसी वक्त होनी चाहिए, किसी कीमत पर होनी चाहिए। तो वो जो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि स्वार्थ बढ़ता चला गया और सहकारिता घटती चली गई, उसका जो दुष्परिणाम निकल करके आया वो इस रूप में निकल करके आया कि हमने हर व्यक्ति को अकेला कर दिया। अब जब इतनी बड़ी भीड़ के अंदर मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ और किसी और के ऊपर मेरा कोई संबंध नहीं है, सामाजिक दृष्टि से मैं अपने आप को लगभग अकेला पा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो जीवन है वो पूरी तरह से अपने और अपने स्वार्थ के प्रति सिमट करके रह गया है। तो जो आज की परिस्थितियां है
जिन परिस्थितियों में इनका समाधान ढूंढना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वो इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि व्यक्ति अब सामाजिक दृष्टि से अपने आप को अकेला करके बैठा है। जैसे जैसे व्यक्ति अकेला हुआ तो उसने सही सहयोगी किसको माना? उसने सहयोगी माना कि टेक्नोलॉजी को माना। अब चूंकि सामाजिक प्राणी नहीं रह गया है तो वो अपने जीवन में खुशियों का और दुख का मूल्यांकन कहाँ से कर रहा है? दूसरे की फेसबुक की पोस्ट्स को देख के कर रहा है। और हर व्यक्ति भी उतना ही खुश होता जितना वो फेसबुक पर अपने को दिखाता है, तो दुनिया स्वर्ग बन गई होती। पर ऐसा है कहाँ? व्यक्ति अपने जीवन के कुछ क्षणों को दिखा रहा है और उसके आधार पर बाकी उसके जीवन की तुलना कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में समस्याओं से उलझा हुआ है, पर बाहर क्या है जो उसकी पिक्चर जा रही है वो बहुत ही खुशनुमा जा रही है। तो व्यक्ति उसके जीवन की जो तुलना कर रहा है या उसके जीवन का जो अंदाजा लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है, कल्पना कर रहा है, उस आधार पर कर रहा है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके कारण हर व्यक्ति के ऊपर अब ये प्रेशर आ गया कि उसको निरंतर खुशी रहना है। और असली ज़िंदगी में ऐसा कहाँ है? असली ज़िंदगी में आदमी को तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं। तो क्या है, व्यक्ति रियल इमोशन से दूर हो रहा है और आभासी इमोशंस की तरफ जा रहा है। अंदर परेशानी हो तो भी व्यक्ति को बाहर जो है मुस्कुराता दिखना चाहिए। तो ऐसा है नहीं। उससे क्या होता है कि आप अपने इमोशन से भी दूर हैं और सही के सहयोगियों से भी दूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति की घटना कहीं पर मैं पढ़ता था, उस व्यक्ति ने कहा कि उसने जैसे ही 6 महीने के लिए वो सोशल मीडिया से दूर हुआ और बाकी चीज़ों से दूर हुआ, तो जो पहली चीज़ घटी वो उसको लगता था कि मेरा मन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। बोले पहली चीज़ घटी कि मैंने महसूस किया कि मैं अपने करीब आया। जो पहली चीज़ हुई, बोले मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जब पूरी तरह से सोशल मीडिया में उलझा हुआ था तो अपने से दूर चला गया था। जैसे ही उसने अपने आप को सोशल मीडिया से दूर किया तो बोले पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे अपने अस्तित्व के अंदर कोई है जिसकी आवाज़ मैं आज तक सुन ही नहीं रहा था। तो ये ज़रा सोच करके देखें कि व्यक्ति इतनी नकली दुनिया में चला गया है कि वो अपने को ही भूल गया। जब अपने को ही भूल गया तो बाकी की चीज़ों का आप आधार कैसे तय करोगे? जब सेल्फी नहीं है तो वहाँ पर बाकी चीज़ों को आप कैसे लेकर के आएंगे? वो सेल्फी लेने की दौड़ में क्या है, व्यक्ति सेल्फ को ही भूल करके बैठा है, उसमें हम ही चले गए कहीं और। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए कि एआई और ह्यूमन माइंड के बीच क्या है। तो आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि एआई और ह्यूमन माइंड एक दूसरे को किस तरह से समझते हैं। शांति कुंज पावन स्थल है, स्वयं कल्प तरु छाया है। महाकाल का यहाँ घोंसला, महाप्राण की काया है। महाकाल का यहाँ घोंसला, महाप्राण की काया है। शांति कुंज पावन स्थल है, स्वयं कल्प तरु छाया है। महाकाल का यहाँ घोंसला, महाप्राण की काया है। शांति यहाँ माँ के आंचल की और पिता की बाहें हैं। गायत्री माँ का दुलार है, यज्ञ पिता की राहें हैं। थकी भटकती मानवता ने, थकी भटकती मानवता ने प्यार यहाँ पर पाया है। महाकाल का यहाँ घोंसला, महाप्राण की काया है। महाकाल का यहाँ घोंसला, महाप्राण की काया है।